मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूर की मोहब्बत और आप देख रहे हैं हिडन लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी रिहाना देशमुख रहती है उसके ऊपर ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वो यहाँ पर सोचती है कि वो कनिका को इमोशनली ब्लैकमेल कर लेगी और जिसकी वजह से वो अपना आपा खोकर उसकी मदद करने आ जाएगी और ये हाईलाइट हो जाएगा कि एक्चुअली में रॉबर्टर वही है। उसे जैसी प्लानिंग करी रहती है उसका पूरा उल्टा हो जाता है। उल्टे वो लोग जो उसको मारने आए रहते हैं वो खुद गुंडे रहते हैं और वो उसको मारने लग जाते हैं और वो उसको इतने बुरे तरीके से मारने लगते हैं। तब उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एक बंदी आता है या बंदा आता है, वो आकर उसे वहाँ से बचाता है और उसे वहाँ पर जाके हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद जब वो अपनी रानी और अनुराग से मिलती है तब उसे पता चलता है कि सच्ची में कोई लोग हैं जो उसे बहुत ज़्यादा मारना चाहते हैं। अब उसके दिमाग में एक ही चीज़ आता है कि कोई भी इंसान सच्चाई को दबाना चाहता है तभी वो इतना ज़्यादा कर रहा है। अब उसके दिमाग में यही रहता है कि वो जाए और उस चीज़ को समझे और समझकर पता करे कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बचाया जा रहा है। तो यहाँ से जाती है मालेगांव करके। मालेगांव नासिक के आगे रहता है और वहाँ पर आके भी लोग उसे कुछ भी नहीं बता रहे रहते, उल्टा उसे सुना देते हैं और बोलते भाग जाओ यहाँ से। पर वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी रहती है, वो भागने के लिए तैयार नहीं रहती है और जिसकी वज़ह से प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वहाँ के लोग उसे मतलब एकदम भगा रहे रहते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर जो गरिमा रहती है, जो आती है कनिका से मिलती है और कनिका को बोलती है कि क्या तुमने उसे जाकर बचाया है? तो उसे कहती है कि अगर मैं उसे बचाती तो मैं हाईलाइट नहीं हो जाती क्या? और मैं यहाँ पर खड़ी थी तो मैंने उसे नहीं बचाया है। तब यहाँ पे गरिमा बोलती है अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से चलती हूँ। अब यहाँ से गरिमा जो जाती है डायरेक्ट फ़ोन लगाती है बीटा को। बीटा का नाम रियल रहता है भावेश। और यहाँ पर वो भावेश को फ़ोन लगाते हुए बोलती है क्या अल्फ़ा ने तुम्हें कहा था कि तुम रिहाना देशमुख को बचाओ? तो उसे कहते हैं कि ना, मुझे अल्फ़ा का कोई भी फ़ोन नहीं आया और अल्फ़ा का मेरी इस बारे में कोई भी बात नहीं हुई है। तो उसे कहते हैं कि तो तुम नहीं आए थे क्या बचाने के लिए उसे? तो वो कहता है कि नहीं बाबा, मैं क्यों आऊँगा बचाने के लिए, इस बारे में मुझे कुछ मैटर भी नहीं पता है और हुआ क्या है तो मुझे कुछ बताओगी? तभी वो कहती है कि नहीं, अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं देख लूँगी यहाँ पर। तभी वो उसे बोलता है अरे तुम मुझसे क्या छुपा रही हो, इस बारे में तुम मुझे बताओगी? तो उसे कहती है कि नहीं, मैं तुमसे भला यहाँ पे कुछ छुपा नहीं रही हूँ, लेकिन मेरे को कुछ और चीज़ें जाननी है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। यहाँ से वो फ़ोन न्यूरॉन को लगाती है। न्यूरॉन को बोलती है कि क्या तुमने किसी कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज़ को हायर किया था जो आकर यहाँ पर प्रोटेक्ट करे? तो उसे कहता है कि नो मैम, मैंने कोई भी ये सब चीज़ें नहीं करी। तो उसे कहते हैं क्या तुमने अल्फ़ा के कहने पे किसी को हायर किया था? तो कहते हैं अल्फ़ा मैम ने तो हम लोगों को बोल के रखा है कि 1 महीने तक उनसे कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं करना। तो मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता, पर कुछ हुआ है क्या? आप मुझे इस बारे में बताएँगी? तो उसे कहती है कि नहीं, अगर आप तुम्हें नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। इस तरीके से वो यहाँ पर फ़ोन रख देती है। यहाँ पर जो न्यूरॉन रहता है वो एकदम से फ़ोन करता है अल्फ़ा को और अल्फ़ा को बोलता है दीदी कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? तो उसे कहती है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है, तुम अपना ध्यान रखो और हाँ सुनो, मेरा कॉल रिकॉर्ड्स भी हैक हो सकता है। ये नंबर वो नंबर है जो हम कभी भी यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ ये हमारा नॉर्मल नंबर नहीं है। ये हम कभी कभार इस फ़ोन को एक्टिव करते हैं, लेकिन अगर मेरे पे नज़र रख दी जाएगी तो उनको पता चल जाएगा कि मेरे पास 2 नंबर है और 2 सिम से हम एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो तुम एक काम करो, इस नंबर को तुम भी स्विच ऑफ करके रखो, जब इमरजेंसी हो तभी कुछ बात करना, वरना इसको सिर्फ साइलेंट मोड पर ही रखना और हमें एक दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से अल्फा यहाँ से ये बोलकर यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो गरिमा रहती है वो यहाँ पर सोचने लगती है कि जब इसने हायर नहीं किया, उसने हायर नहीं किया, तो आखिर कौन है जो उसे बचाया है और कौन हो सकता है हमारे अलावा जो उसको बचाएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात हो जाती है कि अगर इन लोगों ने नहीं बचाया तो किसने बचाया है? बहुत बड़ा डाउट होता है, पर यहाँ पे डाउट कनिका को हो रहा रहता है। अब कनिका को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है और उसे यहाँ पे फ़िक्र होने लगती है कि यहाँ पर ये कहाँ चली गई है। तो वो यहाँ से जाती है और उसके घर पर जा रही रहती है। तभी वो यहाँ से एकदम से नॉर्मल तरीके से उसे यहाँ पे जो बंदा रहता है उससे पूछती है कि कनिका मैम आई हैं क्या? सॉरी, रेहाना मैम आई हैं क्या? कनिका पूछती है। तभी उसे कहता है कि मैम, वो तो कल रात से यहाँ पर आई नहीं है। तो वो उसे बोलती है कि क्यों? तो उसे कहते हैं कि कल रात को तो उसे आ जाना चाहिए था। तो उसे कहते हैं कि नहीं, वो नहीं आई हैं। ऐसे बात होती है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा डाउटफुल वाली बात आ जाती है कि अगर ये बंदी घर पर नहीं आई है तो कहाँ पर गई है?
अब यहाँ पर कनिका को थोड़ा सा डाउट होने लगता है। अब कनिका यहाँ से उठती है और जाती है। जैसे वो यहाँ से जाती है तो वो यहाँ पर गरिमा को फ़ोन लगाती है और गरिमा को बोलती है कि यहाँ पर तो एक्चुअली में रिहाना आई नहीं है। तो उससे कहती है कि रिहाना तो आनी ही चाहिए थी, रिहाना नहीं आई है, तो इट्स मीन्स कि वो बंदे ने जो उसे बचाया है वो उसे किडनैप तो नहीं कर लिया। तो उसे कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता है, रुको मैं खुद पता करती हूँ। यहाँ पे वो फ़ोन रख देती है। अब रिहाना के बारे में पता करने के लिए खुद कनिका के पास भी अपने सोर्सेस बहुत ज़्यादा थे। जितने सोर्सेस तो किसी और के पास नहीं होंगे ना, उससे 3 गुना सोर्सेस उसके पास थे। तो यहाँ से वो अपनी चीज़ों को पता करने लग जाती है। दूसरी तरफ जब वो आंटी उसे एक्चुअली में रियलिटी के बारे में बता रही रहती हैं, तो वहाँ पर लोग उसके आ जाते हैं पंचायत वाले और उसे आकर बोल देते कि आंटी आप यहाँ से निकलो और ये सब बकवास ये लोगों के साथ बैठा मत करो वगैरह। तो यहाँ से वो चुपचाप उठ के चली जाती है। अब वो उसे बोलती है कि ऐसा क्या हो गया है, आप हमें बताना क्यों नहीं चाहते हैं? प्लीज़, मतलब मैं यहाँ पर कोई आपके साथ कुछ गलत नहीं करूँगी, प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं आपकी सिर्फ़ और सिर्फ़ मदद करना चाहती हूँ। तभी वो हँसते हुए बोलता है कि आप लोग मदद करेंगी? आज से कुछ टाइम पहले भी यहाँ पर लोग आके मदद के नाम पर ही इंसानों हम लोगों को लूट कर गए हैं और हम नहीं चाहते कि कोई भी इस बार आए और हमें लूटे। हमारा गाँव अब एक सुरक्षित गाँव है और इस गाँव में हम किसी को भी अलाउ नहीं करते हैं। यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं आएगा और जिससे कोई भी बाहर का आदमी से हम बात भी नहीं करते। यही हमारे यहाँ यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हम सबसे दूर रहते हैं। तभी वो उसे पूछती है, पर हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया इज़ अ सर्कुलर कंट्री जहाँ पर हम किसी भी गाँव में कहीं पर भी जा सकते हैं, हमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। फिर आप भला हमारे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो उसे बोलते हैं, अच्छा मैं कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, और आप लोग जो अपने मतलब के लिए हमारे साथ करते हैं उसका मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को। तो उसे बोलते कि देखिए, मतलब वो नहीं है मेरा मतलब सिर्फ सिंपल सा ये है कि आप किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश करिए। मैं तो सिर्फ और सिर्फ यही चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ सच्चाई को जानना है और मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, प्लीज़ आप मुझे बताइए। तो उसे कहते हैं कि देखो, तुम्हारा तुम्हारी भलाई इसी में ही है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। इस गांव का इतिहास बहुत पुराना रह चुका है और इस गांव के इतिहास में बहुत कुछ लोगों ने अपनी जान खो के बैठी हैं। यहाँ पे हम इस बारे में कुछ बात नहीं कर सकते। हमारे मुखिया ने हमें इस यहाँ पे मना किया गया है। हमारी भी एक संगठन है जिस संगठन में हम नहीं कर सकते। देखो बस आ गई है, चुपचाप यहाँ पर बैठो। रिहाना उस बस में चुपचाप जाकर बैठ जाती है। हालाँकि उसका मन तो बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन वहाँ पे जितने भी लोग खड़े रहते हैं, वो उसे काफ़ी ज़्यादा घूरते हुए और नज़र से देख रहे रहते हैं। इसका मतलब कि वो नज़र लगाए रहते हैं कि अगर वो यहाँ से उठकर नहीं गई, तो उसके साथ वो लोग कुछ गुस्सा में करेंगे या ज़बरदस्ती करेंगे या उसे धक्का मार के निकालेंगे। वो यहाँ पर ये किसी को भी नहीं बताना चाहती थी कि वो पुलिस वाले हैं, क्योंकि पुलिस वालों का नाम सुन के जितनी सच्चाई अगर पता चलने वाली भी होगी तो वो भी नहीं चलेगी। इसलिए वो चुप मुँह से यहाँ से बैठी रहती है। थोड़ा वक्त इसी तरीके से बीतता है और आगे जाकर ना एक वहाँ पर बस वाले से बोलती है कि बस वाला यहीं पे रोक दो। तो कहता है कि अरे ये तो कोई गाँव भी नहीं आया है। तो कहती है नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं जाना है, मुझे यहीं पर रोक दो। वो यहाँ से उतरती है और फिर धीरे धीरे वहाँ से ना एक टैक्सी लेती है। मतलब वहाँ पे टैक्सी वगैरह तो मिलती नहीं है, मतलब लोगों से मदद लेती है और लोगों से मदद लेते हुए बोलती है कि मुझे इस गांव पे जाना है। तभी वो लोग बोलते हैं, पर इस गांव में आपका कोई रहता है क्या? क्योंकि ये लोग बाहर के लोगों को अलाउ नहीं करते। तो कहती है कि हाँ, मेरी चाची रहती है, मुझे मेरी चाची वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस है और अपने आखिरी दिन गिन रही हैं, तो मुझे उनसे मिलने के लिए जाना है। ये बोलकर वहाँ पर लोग उसे वहाँ पर एक्चुअली में जाकर ऐसे मतलब अलाउ कर देते हैं जाने के लिए। फिर वो यहाँ से जब जाती है तो वो बूढ़ी आंटी वहाँ पर दिख रही रहती है, वो उसके पीछे से जाती है और इस बार वो यहाँ पर ना अपना मुंह वो बांधते हुए जाती है, मफलर मतलब जो स्कार्फ रहता है उससे बांधती है और धीरे से बोलती है, काकी मुझे सच्ची में बता दो ना क्या हुआ था इस गाँव में। तो कहते, तू फिर से वापस आ गई, तेरे को क्या अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है क्या? ये लोग यहाँ के लोग बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं, तू समझ इस बारे में। मैं तेरे को फिर से बोल रही हूँ, तू जा यहाँ से। क्यों आई है यहाँ पे? क्या करना चाहती है? क्यों इस घर के इतिहास के बारे में जानना चाहती है? मत जान, जा यहाँ से। तो उसे कहती है, काकी मेरी जिंदगी भी बहुत ज़्यादा खतरे में है,
यहाँ से मुझे जानना है, प्लीज़ आप मुझे, यहाँ पे बहुत बड़ा सच छुपा हुआ है। तभी उसकी काकी हाथ पकड़ती है और उसे अपनी कुटिया के वहाँ पर लेके चली जाती है। उसकी एक छोटी सी कुटिया रहती है, उस कुटिया में वहाँ पर लेकर जाती है। तभी वो उसे बोलती है, सुन बेटा। तभी उसे बोलती है कि हाँ पापा, हाँ हाँ काकी बोलो। तो कहते हैं, आज से 2 साल पहले ये गांव बहुत हरा भरा था। इस गांव में ना बहुत सारे लोग ना बहुत सी चीज़ों को अलाउ करते थे। ये गांव में ना इतनी हरियाली थी जितना तुम नहीं समझ रही हो। आज तुम यहाँ पे खेत देख रही हो ना, जो पूरे बंजर से जमीन है। आज से 2 साल पहले यहाँ पर इतनी ज़्यादा खेती हुआ करती थी कि लोगों की आंखें चमक जाती थी, और यहाँ की खेतियों को देखते देखते यहाँ की फसलें, यहाँ की खेती, सब सब नंबर 1 पे थी। आज मुंबई में जो इतना सारा हमारे यहाँ से जो अनाज जाता था वो यहीं से जाता था। ये सबसे ज़्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एरिया था, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग आते थे। पर ये गांव पे ना किसी की एक बुरी नज़र पड़ी। यहाँ पर एक बाबा आया, जिस बाबा ने यहाँ के पूरे जितने भी जितने भी बेचारे मासूम सी जनता थी उनके साथ ना बहुत दुर्व्यवहार किया। तभी यहाँ पर वो उसे बोलती, कैसा दुर्व्यवहार? कहते हैं, उन्होंने उसका ना पूरा का पूरा ना मतलब ये बता दिया कि भगवान भगवान के ऊपर विश्वास दिलाना स्टार्ट कर दिया, जिसको क्या कहते हैं, पूरा उनके दिमाग की मतलब दिमाग पे पूरा वश कर लिया। तो तभी यहाँ पर वो उसे बोलती, ब्रेन वॉश मतलब। तो उसे कहती है, फिर आंटी क्या हुआ? तो कहते हैं, एक बाबा था, यहाँ पर आता था, सत्संग करता था, यहाँ पर आके प्रवचन देता था, और यहाँ पर आकर हर चीज़ नाचता था, खिलखिलाता था, और यहाँ पर आकर उन लोगों को बोलता था। हालांकि वो कुछ चमत्कार भी दिखाता था, ऐसे बहुत सारे चमत्कार दिखाता था, जैसे कि लोटे से सिक्के निकाल देना, पानी को राख में बदल देना, और बहुत सारे हाथ की सफाइयाँ, पता नहीं क्या क्या करके दिखाता था। और लोगों के ऊपर विश्वास उसने जताना स्टार्ट कर दिया। लोगों के ऊपर इतना विश्वास डाल दिया कि लोगों को उस पर इतना विश्वास होने लगा कि सब उसके ऊपर उसकी बातों को समझने लग गए। और ये मानने लग गए कि वाह वाह, बाबा है। एक दिन उस बाबा की नीयत पलटी, और उसने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है। तो यहाँ पर उसने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हरियाली है, पानी है, हरियाली है, पानी है, और वादियाँ हैं, सब कुछ है। तो इसने ना यहाँ पे ना जो लोगों की ज़मीन को हड़पने की कोशिश करी। हड़पने के लिए उसने ये वाली बातें करी कि भगवान का नाम ले लेके वो बोलने लगा कि सब लोग अपने ज़मीन में से अगर थोड़ा थोड़ा सा टुकड़ा भगवान के नाम पर अगर देंगे, तो इससे हमारे इस यहाँ की जगह पे और उपजाऊ होगी। और ऐसा ही लोगों ने अपने अंधविश्वास के चक्कर में थोड़ी थोड़ी सी ज़मीन दे दी, जिस ज़मीन पे उसने अपना एक आश्रम बना लिया। आश्रम बनाने के बाद वो यहाँ पर पूरे तरीके से बस गया। बसने के बाद उसने यहाँ पर कुछ और लोगों के साथ हाथ मिलाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे कुछ बिजनेसमैन आए, कुछ पॉलिटिशियंस आए, कुछ नेता लोग आए, जिन्होंने आकर यहाँ पर बोला कि इस गांव को वो पूरे तरीके से बदल देंगे। उन्होंने बोला, यहाँ पर वो बाबा ने आकर बोला कि यहाँ पर वो स्कूल बनाएगा बच्चों के लिए, और यहाँ पे स्कूल बनाएगा बच्चों के लिए, जिस पे सब लोग बड़े खुश हो गए, क्योंकि यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए नासिक जाना पड़ता था। तो यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर हर दिन जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगा। सब लोग बड़े खुश हो गए। यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं था, हॉस्पिटल के लिए भी नासिक जाना, यहाँ से 2-2.5 घंटे, उसके लिए भी वो लोग बहुत खुश हो गए। सब के सब काफ़ी ज़्यादा खुश होते गए, और खुशी के चक्कर में उन्होंने यहाँ पर उसको अलाउ कर दिया। धीरे धीरे ये एक विकास के नाम पर वो बहुत कुछ करता गया। विकास के नाम पर यहाँ पर लोगों के आत्मविश्वास करने लगा। फिर यहाँ पर एक दिन ऐसा हुआ कि यहाँ पर एक महिला थी, जिस महिला ने यहाँ पर, वो टीचर थी। वो महिला यहाँ की सबसे ज़्यादा अच्छी टीचर थी, मतलब वो मतलब सबसे ज़्यादा समझदार महिला थी। वो यहाँ पर जब आई तो उसने यहाँ पर आकर, जब वो सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी, तब उनने उसने यहाँ पर आकर जो भावेश्वर बाबा जो थे उसके प्रवचन सुना। हाँ, वो एक सबसे पहली औरत थी जिसने उसके नियत को समझ लिया। हालांकि उसने ये चीज़ समझी कि यहाँ के लोग इन लोगों को उल्लू बनाकर अपना फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वो यहाँ की ज़मीन को लेकर
यहाँ से इन गरीबों की ज़मीन को लेकर इसमें डेवलप करके इसमें सब कुछ बना बनू के यहाँ पर ही लोगों को, यहीं के लोगों को भगा कर यहाँ पर बाहर बाहर के लोगों को बुलाकर फ्लैट बेचकर बिल्डिंग्स बनाकर एक अलग ही दुनिया बना के उन लोगों को बनाना चाहते हैं। और यहाँ से पूरे गांव वालों को निकाल कर एक नई बस्ती पूरी बसाना चाहते हैं। हालांकि वो ये बात को बहुत अच्छे से समझ गई थी। धीरे धीरे उसने जब गई तो उसने सब लोगों को, हमारे यहाँ के लोगों को जगाने की बहुत कोशिश करी, पर सब के सब इतने ज़्यादा अंधे थे। मतलब भावेश्वर के उस बाबा के प्यार में सब इतने अंधे थे कि किसी को भी समझ में नहीं आया। हालांकि उसने अपनी बहुत कोशिश करी, बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करी। वक्त ऐसी तेजी से बीतता गया। उसके बाद जब उसने वहाँ पर मना कर दिया कि यहाँ पे डैम नहीं बनेगा, क्योंकि अगर डैम बन जाता तो यहाँ के लोग जो फिश कर रहे रहते, फिशरी मतलब यहाँ के मछुआरों को मछलियाँ नहीं मिल पाती। और यहाँ पर जो, अगर वो डैम बन जाता तो उस डैम के चक्कर में यहाँ पे जो पानी खेतों तक जा रहा था वो खेतों तक ये पानी नहीं जा पाता, जिसकी वजह से यहाँ की जो ज़मीन जो उपजाऊ थी वो हो जाती। तो यहाँ पर उसने आते से ही आंदोलन शुरू कर दिया, आगे लड़ना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से भावेश्वर जो बाबा था वो काफ़ी ज़्यादा हिल गया। वहाँ के पॉलिटिशियंस हिल गए। यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वालों ने आके लाठी चार्ज किया। उसने आकर सबके सब मतलब लोगों को समझाया। और यहाँ पर भावेश्वर ने जबरदस्ती एकदम से लड़ाई झगड़े से, बहुत गंदे तरीके से लड़ाई झगड़े से मतलब एकदम लड़ाई झगड़े से उन लोगों ने ना हमारे यहाँ के खेतों, जमीन को हड़प लिया। इन लोगों की अ, एक दिन यहाँ पर भुवनेश्वर बाबा ने यहाँ पर ऐसे बुलाया और कहा कि वो लोग हम लोगों को राशन ज़्यादा देने वाले हैं। उसके बदले में यहाँ पर उन्होंने कागजात निकाले और उस पे वो साइन करने लगे और उनको बोला कि थप्पा लगाते जाओ। ऐसे करने के लिए उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने जाकर ऐसे थप्पा लगा दिया। बाद में पता चला कि उनकी ज़मीन को उन लोगों ने हड़प लिया है। जब ये बात जब पता चली तो वो टीचर ने आकर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करे और हक लड़ाने के लिए किया। फिर उसके बाद क्या हुआ आंटी? बेटा उसके बाद जो हुआ उसके बारे में तो कहना ही बेकार है। आखिर वो औरत ने इतनी ज़्यादा लड़ाई लड़ते लड़ते सबके लिए, वहाँ पर कुछ उसके संगठन के लोग थे, 5-6 लोगों का उसका ग्रुप था, जिसमें एक एक टीचर था, जिसमें एक पियून था, एक वहाँ का एक पंडित था, और एक मछुआरा था, और एक मछुआरा था, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा रेसलिंग का, मतलब जो बोलते हैं ना पहलवान था। वो सब लोगों ने मिलकर 5 लोगों का था। और उस 5 लोगों में एक एक जो पियून जो था वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा दिमागदार था। तो यहाँ पर वो टीचर, पियून, दोनों ने मिलकर, और साथ ही साथ वहाँ पर मछुआरे वो मिलकर, फिर वो पहलवान के बच्चे ने मिलकर, पंडित ने, पहलवान मिलकर, फिर बच्चे ने मिलकर, सब लोगों ने यहाँ की लड़ाई लड़ी। और उस लड़ाई के चक्कर में वहाँ पर जो भुवनेश्वर बाबा का पूरा पर्दाफाश किया, उसके चक्कर में, इतनी लड़ाई करने के चक्कर में यहाँ पर मौत का तांडव हुआ। यहाँ पर सब जगह उनका, तुमने यहाँ पे देखी होगी, आगे डैम बनने वाला था। डैम बनने के लिए आधा काम हो चुका था। वहाँ पर उन लोगों ने वहाँ के तोड़ दिया डैम, इतना सब कुछ तोड़ दिया, डैम सब कुछ कर दिया और पूरे तरीके से रोका। और यहाँ पर उन लोगों ने अपनी जान तक खो दी। जान देने के बाद यहाँ पर सिर्फ उन लोगों ने जान नहीं खोई, उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी। मतलब ये लोग ऐसे मुखिया टाइप के थे जिन लोगों ने मतलब आगे लड़ना शुरू किया, और लड़ने के बाद इन लोगों ने अपनी जान खो दी। बहुत सारे और भी लोग थे जिन्होंने अपनी जान भी बहुत बुरे तरीके से खोई। और यही एक रीज़न था जिसकी वजह से अब से वो लोग किसी को भी नहीं बुलाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आधा उपजाऊ आधा है, तो कहते कि फिर इसको मतलब सही करने की कोशिश नहीं करी, तो कहते कि ये सही होगा, बहुत जल्दी ये सही होगा, अभी इस पे काम चल रहा है, यहाँ पर आकर धीरे धीरे हर एक चीज़ सही हो रही है। तो कहती है कि बट अब ये सही कैसे हो रही है? तो कहती है कि यहाँ पर अभी के अभी इस गांव में ना बहुत सारे
जो किसान थे उनके अकाउंट में ना बहुत सारे पैसे आए हैं। जिन लोगों ने ना मतलब उनकी जो ज़मीन को उपजाऊ करने के लिए उनके अकाउंट में इतने सारे पैसे आए हैं। यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, पैसे देते हैं। हर महीने यहाँ पर कुछ ना कुछ पैसे आते हैं और हर महीने कुछ ना कुछ होता है, जिसकी वजह से इस गांव का अभी भी अब आलन पालन हो रहा है और इसी वजह से यहाँ पर हो रहा है। पर इस गांव में बाहर के लोगों को अलाउ नहीं है और कोई भी नहीं आ सकता। अब बेटा तुम्हें ये सब चीज़ें पता चल गई है ना, अब तुम यहाँ से चली जाओ। तो वो उसे बोलती है कि कब से ये सब चल रहा है? तो कहती है कि इस 2-3 इस साल में मतलब ऐसे है कि इस साल में यहाँ पर मतलब ऐसा हो चुका है कि बहुत सारे बार पैसे आए हैं, चीज़ें हुई हैं, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा अच्छे से मदद भी की जाती है। मतलब हो जाता है हमारे यहाँ काम। रिहाना यहाँ पर पूछती है कि कौन है आंटी जो यहाँ पे पैसे लाकर दे रहा है? तभी वो बोलती है, देखो बेटा इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन हमारे गांव में अक्सर पैसा आ जाता है और हम लोगों की गरीबी को मिटाने के लिए कुछ ना कुछ हो रहा है। इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता और इस बारे में मैं तुम्हें कुछ बता भी नहीं सकती हूँ। ये हमारी पंचायत को अगर पता चला तो हमारी पंचायत हमें मुझे इस गांव में रहना बंद कर देगी। हमारे साथ वैसे ही बहुत बुरा हो चुका है। इस 2 सालों में हमने हमारे हमारे यहाँ भूखमरी से लोग मरे हैं, हमारे यहाँ बीमारियों से लोग मरे हैं, तब हमारे यहाँ कोई नहीं आया। अभी एक चमत्कार हो रहा है जिसकी वजह से अभी किसानों के अकाउंट में बहुत सारे पैसे आए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हो रहा है। तभी वो उसे बोलती है कि ठीक है आंटी, मैं इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। आप आप बेफिक्र रहिए, आपको कुछ भी इस बारे में पता नहीं चलेगा और आगे जाके आपका नाम भी नहीं आएगा। तो वह कहती हैं, पर बेटा तुम्हें इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा दिलचस्पी क्यों है? तुम हो कौन? तभी वो कहते हैं, आंटी जब आपने मुझे बेफिक्री से होकर ये सारी चीज़ें बताई है तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको सच बताऊँ। मैं एक आईपीएस ऑफ़िसर हूँ, मतलब मैं पुलिस ऑफ़िसर हूँ और मैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने आई थी। हालाँकि मैं यहाँ पर ये जानना चाहती थी कि इस गाँव से रिलेटेड कुछ लोगों ने कुछ ना कुछ तो सच है। एक एक चीज़ आप मेरी मदद कर सकते हैं क्या? तो वो कहती है, अब क्या बचा है बेटा? तो एक काम करती है कि अपने पॉकेट में हाथ डालती है और तब वो वहाँ से एक फ़ोटो निकालते हैं और उसे कहती है, आंटी क्या ये वो यही बाबा था? तो कहती है, यही तो लोग थे बेटा। ये जो है ना, ये बाबा था और ये सब लोगों ने मिलके हमारे पूरे पूरे गांव को ख़त्म किया है। वो तो भला उस टीचर का, उस लेडी का जिसने जिसने हमारे लिए स्टैंड लिया। आखिर उसने अपनी जान भी खो दी थी। उस दिन उसने अपनी जान खो दी। आंटी क्या मैं उनका कोई रिलेटिव है या कोई है जिससे मैं बात कर सकती हूँ? क्या मैं और कुछ जान सकती हूँ उनके बारे में? तो कहती है, बेटा इस गांव में इस बारे में कोई बात तक नहीं करना चाहता। मैंने तो तुम्हें कैसे तैसे करके बता दिया है। तो उसे कहती है, तभी वो पूछती है कि इस गांव में पैसे हर महीने आते हैं या कभी कभार? तो कहते हैं, इस गांव में बहुत सारी तरक्की होने के लिए जिस तरीके से हमारा गांव पहले बसा हुआ था, उस बसे गांव को उजाड़ दिया गया और उस उजड़े गांव को फिर से बसाने के लिए यहाँ पे बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं। अच्छा अब बहुत देर हो गई है, तुम यहाँ से जाओ, तुम मेरे यहाँ से जाओ, वरना अगर किसी ने देख लिया ना तो बहुत देरी हो जाएगी। तभी वो कहती है, जी काकी मैं निकलती हूँ। यहाँ से बोलकर रिहाना निकलती है। रिहाना अपना चेहरा झुकाते हुए ये सोचते हुए निकल रही थी, इसका मतलब ये है कि इस गांव को लूटने वाले यही लोग थे। मतलब भुवनेश्वर बाबा, हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर थापा और एग्रीकल्चर मिनिस्टर था। हालांकि वो जो चौथा पांचवा आदमी था जो इस फोटो में था, उसके बारे में अभी तक कोई क्लू नहीं पता चलता कि आखिर वो है कौन। पर यहाँ पर पता चलता है कि इस पूरे जो घटना में इन लोगों का ही हाथ था और इस गांव को पूरी तरीके से लूट दिया। विकास मतलब एक प्रोजेक्ट का नाम था जहाँ पर ये लोग ये सब स्टैब्लिश करना चाहते थे और इसको पूरे तरीके से इन लोगों से ही बेचना चाहते थे, जो हो नहीं पाया। और करोड़ों लोग यहाँ पे काफी हजारों लोग यहाँ पर जाके मर चुके थे और इसलिए इस बात को दबाया गया और भुवनेश्वर बाबा के ऊपर कोई उंगली ना उठे, इसलिए इस पूरे तरीके से वैनिश किया गया। इसका मतलब कि इस पूरी घटना को मतलब हाइड करने के लिए या तो पुलिस वाले मिले हैं, जर्नलिस्ट मिले हैं, पूरा पूरा डिपार्टमेंट मिला है। मतलब
कि सब लोग मिलकर इस घटना को ऐसे दर्शा रहे हैं कि जैसे ये कभी चीज़ हुई नहीं है। यहाँ के लोग भी काफ़ी डरे हुए हैं। इट्स मीन्स कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इनको भी डरा के रखा होगा। मतलब यही एक रीज़न है जिसकी वजह से कोई इस बारे में बात नहीं करना पाता। इसलिए रानी ने मुझे कहा कि उसे विकास के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता है, वो तो यहाँ जाकर पता चलेगा। मतलब पूरे तरीके से पन्नों के अक्षरों, मतलब किताब के पन्ने ही फाड़ दिए गए हैं, जिसकी वजह से कोई भी इतिहास अब लिखा ही नहीं गया है। मतलब वाओ, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। इट्स मीन्स कि सब लोग मिले हैं। और यहाँ पर वो चलते चलते ये सोच ही रहती है कि यहाँ पर वो देखती है कि कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो जो उस पे नजर रख रहे रहते हैं। तभी वो सामने की तरफ देखती है तो वहां से ये वही मोब अटैक वाले लोग रहते हैं जो काले कलर के कपड़े पहने हुए रहते हैं और आते हैं। तभी वो उसकी तरफ देखती है तो यहाँ से जो रिहाना रहती है एकदम से भागती है और भागते हुए एकदम से जाती है और एक पेड़ के वहां छुप जाती है। तभी वहां पर कुछ लोग ऐसे आए रहते हैं और वो जो फोटोज रहती है वो रिहाना देशमुख की दिखा रहे रहते हैं। और वहां के लोगों से पूछा था, इस लड़की को कहीं देखा है क्या? इस लड़की को कहीं देखा है क्या? ना, ये भागी हुई क्रिमिनल है, हम इसको पकड़ने आए हैं, कहीं देखा है क्या? तो तभी वहां पर वो जो पंचायत वाले लोग रहते हैं वो वहां पर आ जाते हैं, उससे कहते हैं कि क्या इस लड़की को तुमने देखा है? तभी वो एकदम से कहते हैं, नहीं नहीं, हमने इस लड़की को नहीं देखा है और हमारे गाँव में वैसे भी आना यहाँ पे वंचित है नए नए लोगों का, आप यहाँ से जा सकते हो। तो कहते तुम्हारे गांव में वैसे भी आ नहीं रहा हूँ, बस मुझे ये बताओ कि ये लड़की यहाँ आई थी क्या? वो कहते नहीं, ये इस लड़की नहीं आई है। तो तभी वहां से वो जो गुंडे रहते हैं ना, वो वहां से टर्न होके चले जाते हैं, ये चुपचाप वहां से भागती है। तभी वहां पर एक बंदा रहता है जो उस पंचायत में रहता है, मतलब उस पंचायत के 5-6 बंदे रहते हैं जिन्होंने उसको वार्न किया रहता है। वहीं में से उसमें से एक बंदा होता है, वो पीछे से उसका हाथ रखता है और उसे बोलता है, तुम यहाँ फिर आ गई, तुम्हें मना किया था ना मैंने। तो कहती है कि तुम लोगों ने मुझे बचाया क्यों? आखिर तुमने सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहा कि तुम मुझे जानते हो और मैं तुम्हारे गांव में आई थी? तभी वो कहते हैं, हमने वैसे भी किसी को मारने का या कुछ करने का नहीं है, हमने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस गांव में मत आओ। और चीजें हैं, हम किसी को भी कहीं पर भी बचा देते हैं, हमारे साथ जो हुआ है उसके बारे में तुम जानती तक नहीं हो। वो यहाँ पर उसकी इन आँखों में देख के वो बोलना चाहती थी कि मैं सब कुछ जानती हूँ, तुम लोगों की तरह जितना दिल तुम लोगों का बड़ा है शायद उतना तो हमारा दिल कभी बड़ा भी ना हो। वो ये सब बोलना चाहती थी पर वो उसे पहले उसे काकी की बात याद आती है कि इस बारे में किसी ने भी कभी बात नहीं करी और तुम भी मत करना। यहाँ पर अगर किसी को पता चला कि मैंने इस बारे में बताया है तो लोग मेरी जान पे भी खतरा आ जाएगा। इसलिए वो चुप रहती है और कहती है ठीक है भाया, भाया बोलकर वो वहां से चुपचाप निकल रही रहती है। जैसे वो यहाँ से मेन रोड की तरफ जाती है और सोचती है कि कोई टैक्सी मिले या कोई वहां से बस मिले, तभी वहां पर जो मोब अटैक वाले जो लोग होते हैं वो उसे देख लेते हैं और वो एकदम से पीछे भागते हुए आने लगते हैं। यहाँ पर जो रिहाना रहती है अपनी जान को बचाने के लिए भागते हुए यहाँ से भागती रहती है। जैसे वो वहां पर देखती है कि एक कार है, वो उस कार में बैठ जाती है और उस कार को चलाने लगती है। हालांकि उसका जो कार का जो ड्राइवर था, या फिर ये जो बोलो उस कार का जो ओनर था, एक बुढ़ा इंसान था जो वहां पर चाय पीने के लिए गया था और उस कार पे यहाँ पे कब्जा करती है रिहाना। हालांकि उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था लेकिन उसे भी तो अपनी जान बचानी थी, तो वो बेचारी वहां पर बैठ जाती है और कार को लेके जाती रहती है। तभी यहाँ से वो कार को आगे बढ़ाती है। तभी वो कच्चे रास्तों से यहाँ से लेते हुए चली जाती हैं। तभी यहाँ पर आगे एक एरिया रहता है जहाँ पर जाकर वो पूरे तरीके से फंस चुकी रहती है और पीछे देखते हैं कि मोब अटैक वाले हैं। तो वो मोब अटैक जो रहता है, मतलब वो 10-12 लोग होते हैं, वो आ जाते हैं बाइक से वहां पर पीछा करते हुए। अब उसके आगे वहां सामने नदी रहती है और यहाँ पर रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसको और इसको बोलते हैं कि बस बहुत हो गया, उस दिन तो तुम बच गई थी। तो तभी यहाँ पर रिहाना खड़े होकर बोलती है, तुम लोग मुझे मारना क्यों चाहते हो? तो कहते हैं हमें तुम्हारे मारने की सुपारी मिली है और अगर हमें तुम्हें मारने की सुपारी मिले तो फिर हमें ये काम करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, वैसे भी पत्तों पे टांग अड़ाने की तेरी बहुत बुरी आदत है ना, तुझे पता भी है तूने किससे पंगा लिया है, किसके बारे में यहाँ पर आई है। और हाँ, यकीन था मुझे कि तू यहाँ पर आएगी, वो सही बोल रहा था, तेरे अंदर इतनी ज्यादा आग लगी हुई है ना लोगों की सच्चाई जानने के लिए, इसलिए तू कहीं पर भी आ जाती है। अब तू मरेगी और इस बार तेरे को कोई भी नहीं बचा सकता।
तो कहती है नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते हो, मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ। तो कहते हैं मारना कौन चाहता है, एक एक्सीडेंट बता देंगे आईपीएस ऑफिसर का, ओए चल जल्दी से। ऐसे वो बोल के अपने आदमी को करता है। वो वहां पर क्या करता है, उस गाड़ी में के पूरे शीशे लगा देता है और इसको वहां पर बीच में बिठा देता है और इसको सीट बेल्ट लगा के इसके हाथ को पूरे तरीके से टाई और मुंह को बंद करते हुए बंद कर देता है। मुंह को बंद भी नहीं करता है, टाई कर देता है हाथों को कि ये अपना हाथ ऐसे से करे। और पीछे से लोग गाड़ी को एकदम से धक्का देके ना पानी के अंदर डाल देते हैं। जैसे ही पानी के अंदर पूरा डूबने लगता है, जहाँ पर वो अपने हाथ पैर चलाने लगती है, हाथों को चलाने की बहुत कोशिश करती है, यहाँ पर कांच को ऐसे धक्का देने लगती है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होता है। तभी एकदम से पानी में एकदम से डुबकी की आवाज आती है और एकदम से कोई कोई गाड़ी के पास इतनी स्पीड में जा रहा रहता है और एकदम से गाड़ी की स्पीड में जाके वो वहां से उसे बोलता है दूर हो दूर हो। वो उसे धक्का देती, मतलब उसे बोलता है कि वहां से दूर हो। वो गेट को ओपन करने की कोशिश करते पर नहीं होता, पानी के प्रेशर की वजह से कार में का गेट कभी कभार जाम हो जाता, वो ओपन ही नहीं होता है और कांच पूरे तरीके से लगे रहते। तभी कैसे तैसे करके वो पीछे से अपना स्केल रहती है, उसके पास स्केल रहता है, स्केल को वहां से डालती है और उसको उसको डाल के जो गेट का लॉक होता है वो उस तरीके से पूरे तरीके से ओपन करती है। और जैसे गेट का लॉक ओपन करती है, वो यहाँ से रिहाना को उठाती है। जब रिहाना अपनी आंखों से उसकी तरफ देखती है तो वो और कोई नहीं, वो कनिका रहती है। कनिका उसे पूरे तरीके से बचाती है। अब फ्रेंड्स आगे देखते होगा क्या। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।